चलिए, तो चूंकि कल स्वतंत्रता दिवस है, सभी को पता है, तो आप सभी को आज अभी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। बाबू, हम एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वाह, तो इसी के साथ एक छोटा सा, ठीक है ओके, ध्यान दीजिएगा सर। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहां बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी और चाट के ठेले, जहां रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए आज से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, हमारी वित्तीय संस्थाएं इकोनॉमिक्स का चौथा लेसन है, सभी को पता है। इसका पूरा का पूरा किताब में जो भी लिखा है हम लोगों ने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया था। आइए इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं। मैं हर क्लास में हर बार बोलता हूं कि एग्जाम में शब्दों की सीमा होती है और शब्दों पर बड़ा ध्यान देना होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लगभग कितना में देना होता है सर? 50 से 60 शब्दों में, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कम से कम 150 शब्दों में देना होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। नंबर उन्हीं का कट जाता है जो लोग शब्दों पे ध्यान नहीं देते हैं। बात समझ में? चलिए शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर लिख दिया गया, लगभग 60 शब्दों में उत्तर दें। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? सुनिएगा ध्यान से। वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? जैसे लिखा गया है ठीक वैसे ही लिखना है और वैसे ही याद करना है, और पॉइंट देना नहीं भूलना है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि पॉइंट देने से एग्जामिनर का ध्यान सीधे उस पर आकर्षित होता है जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, और आपको नंबर बेहतर मिल जाता है तुरंत। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस चीज को चाहे तो क्या हम एक ही लाइन में नहीं लिख सकते हैं? एक ही पैराग्राफ में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, खत्म भी हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कैसे लिखा गया। वित्तीय संस्थान वे संगठन होते हैं जो व्यवसाय और उद्योग की वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं। ये धन जमा करते हैं, ऋण देते हैं और निवेश में सहायता करते हैं। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, आपको बताया गया था, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण तो कौन कौन ये सारे कार्य करते हैं सर? तो बैंक, डाकघर, सहकारी समितियां और बीमा कंपनियां। ठीक है, इसमें दो पॉइंट लिख दिया गया है। पहला पॉइंट है, वित्तीय संस्थाएं देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज जितने भी कार्यकलाप संपादित हो रहे हैं, हम देश में कहीं घूम रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, सब के सब कौन उसको हैंडल कर रहा है? तो वित्तीय संस्थाएं सभी क्षेत्रों में जुड़ी हुई हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा गया है सर, वित्तीय संस्थान किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है। ये आपको पूरा का पूरा नंबर देकर के चला जाएगा। ये है वित्तीय संस्थान के बारे में। देखिए, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? वित्तीय संस्थान के बारे में लिखे, वित्तीय संस्थान के बारे में वन में कुछ भी आ जाए, खाली वित्तीय संस्थान दिखाई दिया, सेम का सेम लिख करेंगे। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थाओं का क्या कार्य है? यहां पर अब कार्य पूछा गया है वित्तीय संस्थाओं का, तो देखिए कैसे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। वित्तीय संस्थाओं का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। तो वित्तीय संस्था का मतलब समझिए, जहां पर पैसा जमा होता है, निकाला जाता है, कुछ खरीदा जाता है, बेचा जाता है, जमा किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, बीमा खोला जाता है। बीमा माने LIC। अब देखिएगा ध्यान से, धन का संचय और जमा स्वीकार करना, ऋण या साख प्रदान करना, निवेश के अवसर उपलब्ध कराना, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, आर्थिक विकास के लिए पूंजी प्रदान करना, ये सभी के सभी किनके कार्य हैं सर? तो वित्तीय संस्थाओं के कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य की वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है? संक्षिप्त वर्णन करें। देखिए लिखा गया है संक्षिप्त वर्णन करें,
लेकिन एकदम जैसे मान लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, मानते हैं 60 शब्दों में लिखना है, आप अगर लिख दिए कितने भागों में बांटा जाता है, तो राज्य के वित्तीय संस्थानों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, एगो संस्थागत होता है, एगो गैर संस्थागत होता है ना सर। अगर आप इतना लिख देते हैं कि संस्थागत और गैर संस्थागत, ठीक है कोई बात नहीं, आपको जानकारी है, लेकिन लिखा गया सर वर्णन कर। वर्णन करने का मतलब क्या होता है सर, थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में बताना है। इन दोनों का एकदम आसान था इसलिए ऐसा लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। राज्य की वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है, संक्षिप्त में वर्णन करें तो राज्य की वित्तीय संस्थानों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला संस्थागत वित्तीय संस्थान और दूसरा गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान। अब ये संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इनमें वे संस्थाएं आती हैं जो कानूनी रूप से पंजीकृत होती हैं, अर्थात जब सरकारी कहा जाए, सुनिएगा ध्यान से, और राज्य स्तर पर वित्तीय सेवाएं देती हैं। जैसे कौन कौन होते हैं सब, सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य वित्त निगम, बीमा कंपनियां आदि, ये सभी के सभी सरकार से अटैच्ड होते हैं, एक तरह से कहा जाए तो ये सरकारी होते हैं। क्या होते हैं सर, सरकारी होते हैं। अब देखिए इसमें एक पॉइंट लिख दिया गया है, यानी कि संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में एक पॉइंट लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये संस्थाएं आम जनता, व्यापार और उद्योग को ऋण, बचत, निवेश आदि की सुविधा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या है, यानी प्राइवेट सेक्टर, कौन सा, यानी प्राइवेट। इनमें वे पारंपरिक स्रोत आते हैं जो संस्थागत रूप से पंजीकृत नहीं होते हैं, यानी सरकार से अटैच जो नहीं होते हैं। जैसे गांव में लोग ब्याज वाज लेते हैं, आप लोग देखते होंगे, है देखिए, जैसे साहूकार, महाजन, व्यापारियों या रिश्तेदारों से लिया गया ऋण, ऋण माने कर्जा, कर्जा माने ब्याज वाज पे लोग लेते हैं पैसा, उसको बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब इसमें क्या पॉइंट लिखा गया है, तो ये स्थानीय स्तर पर लोगों की आवश्यकता अनुसार धन उपलब्ध कराते हैं, मगर इनसे लिया गया ऋण महंगा या असुरक्षित भी हो सकता है। आप लोग देखते होंगे सर गांव में कितना ज्यादा दर पे ब्याज पैसा दिया जाता है, 5%, 6%, 7%। और असुरक्षित कहने का मतलब क्या हुआ सर, कि कोई व्यक्ति अगर पैसा दिया तो अपने मन के मुताबिक किसी प्रकार का कागज स्टाम्प तो नहीं ना बना है, जब चाहे अपना पैसा मांग सकता है, और आपके पास नहीं होगा तो उस पैसे के बदले आपके साथ वो कुछ भी कर सकता है, आपका जमीन हथिया सकता है, घर द्वार हथिया सकता है, इसलिए ये असुरक्षित भी होता है। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आखिरकार किसानों को कर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, ध्यान से देखिएगा सर। तो लिखा गया है किसानों को साख या ऋण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि किसानों को बीज, खाद, सिंचाई, उपकरण, मजदूरी आदि के लिए पैसों की जरूरत होती है। अब मान लीजिए जो खेती कर रहे हैं, मानते हैं खेत है तो कैसे ही खेती हो जा रहा है, सब चीज खरीद के लाना है, बीज खरीद के लाना है, खादर खरीद के लाना है, ट्रैक्टर, अगर ट्रैक्टर मान लीजिए ट्रैक्टर हमारे घर है तो घर हम ही ट्रैक्टर बना लिए हैं, उसको भी खरीदे के ना लाए हैं, उसका जोताई है, उसके बाद से उसका पटौनी है, अलग अलग चीज, हर एक चीज में पैसा लगना है। तो इसलिए किसानों को पैसों की आवश्यकता होती है। फसल खराब होने या बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं में भी पैसा चाहिए होता है। जरा सोचिए, पैसा लगा दिए, बाढ़ आया, पूरा दहवा दिया, तो फसल तो दहबे गया, संगे संगे हमारा पैसों दहा। अब पैसा दहा संगे संगे उसमें जितना हमारा श्रम लगा था, मजदूरी लगा था, वो भी दह गया, तो वो पैसा कहां से आएगा। तो ध्यान दीजिए, सभी के सभी किसान लोग ऋण लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा गया है सर, कटाई, भंडारण, पशुपालन और अन्य कृषि कार्यों के लिए भी ऋण लिया जाता है। जब फसल तैयार हो जाती है, देखिएगा तो सर क्या करो सर, बनिहारी कहते हैं ना सर, जाना बटोर कर उसको कटवाया जाता है। आगे देखिएगा तो उन सभी चीजों में भी पैसा लगता है। यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, सीमित आय होने के कारण किसान खेती और परिवार की जरूरतों को पूरा करने हेतु साख अथवा ऋण पर निर्भर रहते हैं। जी हाँ सर, किसानों की जो आय होती है ना, बहुत कम होती है, एकदम सीमित होती है। अगर ढेर पैसा कमाते तो उनको कर्जा लेने की आवश्यकता है, इसीलिए इनको ऋण लेने की आवश्यकता होती है, कर्ज लेने। आप इस क्वेश्चन को ना अपने मन से भी बना करके लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आ जाए तो, लेकिन एक होता है कि अपने मन से बनाकर लिखना और एक होता है कि टू द पॉइंट और परफेक्ट लिखना। बात समझ में है? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वो 5 नंबर, व्यवसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। आपको किताब में लिखेगा तो 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न है, अगर आप इतना भी लिखकर चले आते हैं कि व्यवसायिक बैंक मुख्यतः 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं, कौन कौन, अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा और आवर्ती जमा, तो भी ठीक है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा।
लेकिन इसमें कुछ पॉइंट दे दिए गए हैं सर, अगर यही क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में आ जाता है, आप ऐसे भी लिख करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। कैसे? देखिए प्रत्येक के बारे में लिखा गया अस्थायी जमा। इसमें राशि निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है, इसे समय से पहले निकालना मुश्किल होता है। मैंने आपको बताया था जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट बोला जाता है। अगर पैसा एक बार जमा हो गया, आपने फिक्स कर दिया 5 साल, तो 5 साल बाद उठाइएगा उस पैसे को तो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर पहले उठाइएगा तो उठ तो जाता है, थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन इंटरेस्ट क्या, उसमें आपको चार्ज भी देना पड़ जाता है, फाइन भी लग जाता है। आगे देखिएगा चालू जमा। इसमें जब चाहे राशि जमा व निकासी, इसमें जब चाहे राशि जमा व निकासी संभव होती है। आमतौर पर यह व्यापार के लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है। जब चाहे जितना रुपया डाल दो और जब चाहे जितना रुपया निकाल दो। करेंट अकाउंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आगे देखिए संचयी जमा, ये क्या है सर? तो यह छोटी छोटी बचत के लिए खाता होता है जिसमें निकासी पर सीमाएं होती हैं, जैसे सेविंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट जिसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सभी हम सभी के कौन से अकाउंट से बताइए तो? सेविंग अकाउंट से सर। कौन से अकाउंट से? सेविंग अकाउंट से। आगे देखिएगा आवर्ती जमा, अब ये क्या है सर? तो इसमें नियमित अंतराल पर निश्चित राशि जमा करनी होती है और निश्चित अवधि के बाद राशि निकाल ली जाती है। जैसे LIC है सर, देखिएगा लोग, कुछ लोग महीना जमा करते हैं, कुछ लोग तिमाही जमा करते हैं, कुछ लोग छमाही जमा करते हैं, कुछ लोग सालाना जमा करते हैं। पैसा जमा करते रहते हैं 10 साल बाद 12 साल बाद पूरा पैसा क्या होता है सर? मिल जाता है ब्याज के साथ। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है व्यापारिक बैंकों के एजेंसी संबंधी कार्यों को बताएं। व्यापारिक बैंकों के 4 कार्य थे, उसमें से एक कार्य था एजेंसी संबंधी कार्य। पार्टिकुलर खास पूछा है एजेंसी संबंधी कार्य, ठीक है सर। डायरेक्ट व्यापारिक बैंक के कार्य नहीं पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो व्यापारिक बैंकों के एजेंसी संबंधी कार्य इस प्रकार है। तो किस प्रकार है ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग करके लिखा गया। इस चीज को चाहे तो एक पैराग्राफ में भी लिखा जा सकता था, लेकिन नंबरिंग करके लिखने का मतलब क्या हुआ सर? कि नंबरिंग करके जब लिखेंगे ना तो तुरंत अलग अलग ध्यान जाएगा और इससे नंबर बेहतर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा ग्राहकों के जमा पैसों से उनके निर्देशों पर भुगतान करना, ग्राहकों की ओर से चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि की वसूली करना, ग्राहकों के लिए बीमा प्रीमियम, बिजली पानी के बिल, कर का मतलब क्या होता है सर? टैक्स होता है, याद रखिएगा, आदि का भुगतान करना, विदेशी मुद्रा का लेन देन करना। ये सभी के सभी व्यापारिक बैंकों के एजेंसी संबंधी कार्य होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए कितना शॉर्ट एंड स्वीट लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलकर काम करना। सहकारिता का अर्थ क्या है सर? एक साथ मिलकर काम करना। ध्यान दीजिएगा यह एक ऐसा संगठन या समूह होता है जहां लोग स्वेच्छा से जुड़ते हैं और अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है और वे लाभ में बराबर भाग लेते हैं। जैसे हमारे गांव में जीविका चलता है ना, देखिएगा हफ्तहिया चाहे महीना में कुछ लोग 10-10 रुपया जमा करते होंगे, अब ब्याज उठाते होंगे। ध्यान, वही चीज है सहकारिता। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है सर कि सहकारिता से लोगों को आर्थिक सहायता मिलती है, यह समाज में सहयोग और बराबरी की भावना को बढ़ावा देता है। यानी सहकारिता में देखिएगा सर अलग अलग गरीब अमीर सभी प्रकार की महिलाएं, ज्यादातर ये महिलाओं के लिए है, सुनिएगा ध्यान से। महिलाएं क्या करती हैं? एक साथ बैठ जाती है। क्या उसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव होता है? हम तो ऐसा अमीर है, हम तो ऐसा गरीब है, हम इस जाति के, हम इस जाति के हैं, तनिक भी भेदभाव नहीं होता है। आगे देखिएगा। हाँ, अब इसी के अंतर्गत आने वाला है कौन सी है सर? तो स्वयं सहायता समूह, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? SHG, याद रखिएगा, ठीक है सर। आइए पढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूह एक छोटी स्वैच्छिक संस्था होती है जिसमें 10 से 20 लोग, मुख्यतः गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य, मिलकर अपनी वित्तीय और सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हैं। ये समूह मिलजुल कर बचत करते हैं और सामूहिक रूप से सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करते हैं। यानी गांव में जो जीविका चलता है, आप देखिएगा उसमें एकदम कम ब्याज समझ लो, एकदम 1% पे लोन मिल जाता है, कर्जा मिल जाता है, ऋण मिल जाता है। सुनिएगा ध्यान से, इसमें पॉइंट दिए गए बाबू। SHG लिखिए चाहे स्वयं सहायता समूह लिखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिएगा SHG महिलाओं को सशक्त बनाता है, गरीबी कम करने में मदद करता है और स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। स्वरोजगार यानी कि आत्मनिर्भर बनाता है, स्वावलंबी बनाता है। स्वावलंबी मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना, ठीक है, याद रखिए। चलिए
अगला क्वेश्चन बाबू, ये भी लघु उत्तर ये है, ध्यान दीजिएगा। इतना लिखा गया है, क्यों लिखा है मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहे तो इसका आंसर यहीं पे खत्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना लिख देने से ये आंसर और परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया सर, भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई थी, किस प्रकार हुई थी ये पूछा है, ठीक है। संक्षिप्त वर्णन करें, देखिए आंसर क्या लिखा गया है। लिखा गया है भारत में सहकारिता की शुरुआत 1904 में सहकारी ऋण समितियां अधिनियम अर्थात कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, इसका अंग्रेजी है, ठीक है, याद रखिएगा, के माध्यम से हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और छोटे व्यवसायियों को साहूकारों के चुंगल से मुक्त कर सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना था। साहूकार लोग कितना ब्याज लेते थे पता है ना सर, पहले के समय में, और अभी भी है सर, थोड़ा बहुत सुनिएगा ध्यान से, एकदम 5%, 6% और नहीं दीजिएगा तो जमीन हथिया लेते थे। घर का फिल्मों में देखे होंगे, घर में से बरसानवा निकाल निकाल फेंकने लगते थे, घर से भगाने लगते थे। आगे देखिएगा, हाँ, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। 1904 में केवल ऋण सहकारिताओं के लिए अधिनियम बनाया गया था, लेकिन 1912 में इसमें संशोधन करके गैर ऋण सहकारी समिति जैसे उपभोक्ता विपणन का मतलब क्या होता है, व्यापार होता है, विक्रय होता है, याद रखिएगा, ठीक है, उत्पादन सहकारी भी शामिल की गई। ये बात किताब में मेंशन किया गया है, आगे देखिएगा। इसके बाद सहकारी आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया, खासकर कृषि, डेयरी, विपणन और उपभोक्ता क्षेत्र में सबसे ज्यादा रूप से फैला था। कौन ये, कौन बाबू, तो सहकारिता भारत में। यही ना पूछा है भारत में शुरुआत कैसे हुई थी, तो इस प्रकार से हुई थी। एक और पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी के बाद, यानी 1904 में ना हुआ था सर, तो आजादी यानी 47 के बाद, 1947 के बाद सहकारिता को ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण साधन मान लिया गया। जी हाँ सर, अभी के समय में आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए सर, हर एक क्षेत्र में जीविका, सहकारिता, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत सभी क्या कर रहे हैं सर, चलाए जा रहे हैं, और सभी महिलाएं उसमें भाग ले रही हैं, शामिल हो रही हैं। आगे देखिएगा, सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें, ठीक है सर, केवल पूछा है सूक्ष्म वित्त योजना क्या है, सूक्ष्म वित्त योजना के बारे में लिखिए, कुछ भी है तो ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्म वित्त योजना का मतलब है गरीब और कम आय वाले लोगों को छोटे छोटे ऋण, बचत और अन्य वित्तीय सेवाएं देना या प्रदान करना, आप लिख सकते हैं। इसी के अंतर्गत सर सहकारिता आता है, स्वयं सहायता समूह भी आता है, ध्यान दीजिएगा। इसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके और अपने जीवन स्तर को सुधार सके। जी हाँ सर, आप देखिए गांव में जो भी लोन लिया जाता है, जो महिलाएं लेती हैं 1% पे, वो तुरंत लोन लेंगी और अपने छोटे छोटे कार्यों क्या करेंगे सर, संपादित करेंगे। आगे देखिएगा, इसमें पॉइंट लिखा गया है, इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाभ मिलता है। जी हाँ सर, यानी सूक्ष्म वित्त योजना के तहत इसी में आता है कौन सी, तो स्वयं सहायता समूह। ओके, इसके माध्यम से लोगों को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। चलिए, ये तो सभी के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न, सभी लोग खूब ध्यान से एक एक प्रश्न को लिख लेंगे, और लिखने के बाद क्या कर लेंगे सर, याद भी कर लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं सर क्या बनी, अच्छा सही है, ठीक है, और सभी प्रश्न क्या कर लीजिएगा सर, हाँ याद कर लीजिएगा। आइए अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने शब्दों में लिखा जाता है सर, देखिए सर, कुछ लोग क्या करते हैं दीर्घ उत्तरीय को ना एकदम पैराग्राफ शुरू करेंगे, हेलो, पैराग्राफ शुरू करेंगे एकदम 1.5 पन्ना में ले जाकर उसी में कोई पैराग्राफ चेंज खत्म कर देंगे। अब देखिए कैसे लिखा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आइए देखते हैं, ठीक है। आप भी एग्जाम में क्या करें सर, सेम ऐसे ही पॉइंट करके लिखेंगे, एग्जाम में पन्ना बहुत ज्यादा होता है, याद रखिए, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जाता है, वर्णन करें। दीर्घोत्तरीय का ना वर्णन करें। बहुत सारे बच्चे इसका परिभाषा लिखकर आ जाएंगे और इसके कितने भाग लिखकर आ जाएंगे और वर्णन करना भूल जाएंगे। आइए देखते हैं सर, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जो देश की आर्थिक और साख नीतियों का निर्देशन एवं निर्धारण करती है और राष्ट्रीय स्तर पर वित्त उपलब्ध कराती है, ठीक है। ये राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसके दो प्रमुख अंग, कितने प्रमुख अंग सर, 2 प्रमुख अंग। पहला है भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा था भारतीय पूंजी बाजार। याद आ रहा है, भारतीय मुद्रा बाजार में कम समय के लिए लोन मिलता है और भारतीय पूंजी बाजार में कहीं ढेर समय के लिए लोन मिलता है, सिंपल भाषा। आइए वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय मुद्रा बाजार वह जगह है
जहां उद्योग, व्यापार और व्यवसाय के लिए अल्पकालीन का मतलब हुआ 1 साल तक और मध्यकालीन का मतलब हुआ 1 से 5 साल तक वित्त की व्यवस्था की जाती है। इसमें पैसों का लेन देन जल्दी पूरा होता है और यह व्यवसाय की तुरंत जरूरतें पूरी करती है। इसके 2 क्षेत्र हैं। किसके 2 क्षेत्र हैं? तो भारतीय मुद्रा बाजार के 2 क्षेत्र हैं, ध्यान दीजिएगा। एगो संगठित क्षेत्र और एगो असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक व निजी बैंक। और असंगठित क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो देसी बैंकर और साहूकार लोग आते हैं। ठीक है सर, आगे देखिएगा। भारत में 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था है, ये इसी के अंतर्गत है, सुनिएगा ध्यान से। ये चीज यानी बैंकिंग व्यवस्था भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत ही चलता है। तो कौन कौन है सर? तो केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक, याद रखिएगा। ये हो गया किसके बारे में? तो भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में। अब अगला टॉपिक है इसी में, दूसरा कौन सा है बाबू? भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय पूंजी बाजार में उद्योग और व्यापार के लिए दीर्घकालीन का मतलब होता है 5 साल से अधिक। अब कितना समय तक तय नहीं है, सुनिएगा ध्यान से। वित्त की व्यवस्था की जाती है यानी होती है। इसका उपयोग बड़े प्रोजेक्ट, फैक्ट्री, मशीनरी आदि के लिए किया जाता है। यह व्यवसाय और उद्योग के लंबे समय के विकास में मदद करता है। ऊपर वाला क्या था? कम समय यानी लघु समय के लिए था। ये कैसा है? तो दीर्घ समय यानी कि ज्यादा समय के लिए। अब देखिए, भारतीय पूंजी बाजार के मुख्यतः भाग, भारतीय पूंजी बाजार के मुख्यतः भाग किताब में कुछ चार्ट बनाया गया था, याद आ रहा है? क्या था? तो प्रतिभूति बाजार, इसमें कई गो था? 2 गो था, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। उसके बाद से एगो कौन सी था? औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। ठीक है सर, ध्यान दीजिए, मैं प्रत्येक के बारे में लिखा गया है। देखिए, प्रतिभूति बाजार में यानी इसमें प्राथमिक बाजार आता है और प्राथमिक बाजार में नए शेयर या जो भी ब्रांड, क्या सर? जो भी ब्रांड होता है वो पहली बार बेचे जाते हैं, यानी पहली बार बना और पहली बार उसको क्या किया जा रहा है सर? बेचा जा रहा है। और वहीं पर द्वितीयक बाजार को समझिए। इसमें क्या होता है? पहले से जारी शेयर, ब्रांड जो भी होते हैं उसकी खरीद बिक्री होती है। यानी कोई कंपनी खोला गया, ध्यान से सुनिएगा, और उस कंपनी से जो भी प्रोडक्ट निकला उसको पहली बार बेचा जा रहा है, तो क्या है सर? प्राथमिक बाजार। और वो अब बिकना शुरू हो गया, अब बार बार प्रोडक्ट निकल रहा है और वो बिकना शुरू हो गया, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? द्वितीयक बाजार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। औद्योगिक बाजार ये क्या है सर? तो ये उद्योगों के लिए दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराता है। विकास वित्त संस्थान, इसमें सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षा आदि जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट के लिए वित्त देते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है बाबू, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। ये बैंक नहीं होते परंतु वित्तीय सेवाएं और ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये बैंक नहीं होते, समझ लीजिए साहूकार हैं, माने बड़े बड़े लोग हैं, फिर कोई किसी प्रकार की कंपनी है, कंपनी भी ऋण देती है, लोन देती है बाबू, याद रखिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के कार्यों का वर्णन करें। ध्यान से सुनिएगा सर, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत यानी कि राज्य स्तर पर जितने भी सरकारी संस्थाएं होती हैं उनका क्या कार्य है उसके बारे में लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा। इधर जा रहे हो, इधर आओ। देखिए, लिखा गया है बाबू, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत वे संस्थान हैं जो किसी विशेष राज्य के भीतर, विशेष माने हमारा बिहार, ठीक है, तो विशेष राज्य के भीतर उद्योग, कृषि, व्यापार और सेवा क्षेत्र के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना, यानी व्यापार, छोटे छोटे व्यापारों क्या करना सर? बढ़ावा देना है। आगे देखिएगा। अगला है सर, इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, तो प्रत्येक कार्य के बारे में लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कौन कौन से कार्य हैं सर? तो ध्यान दीजिएगा। राज्य के उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराना, कृषि एवं ग्रामीण विकास में सहयोग करना, उद्योग संस्थापना में मार्गदर्शन, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, निर्यात प्रोत्साहन करना और बेरोजगारी को कम करना, बेरोजगारी को दूर करना। ठीक है सर, आइए देखिए प्रत्येक के बारे में क्या लिखा गया है। राज्य के उद्योग को वित्त उपलब्ध कराना, देखिएगा, लघु यानी छोटा, कुटीर, मध्यम एवं बड़े उद्योगों को दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करना, यानी इसका कार्य होता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास में सहयोग, ये क्या है सर? तो कृषि, सिंचाई, ग्रामीण उद्योग और बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देना। उद्योग संस्थापना में मार्गदर्शन,
नए उद्यमियों यानी नए नए व्यापारियों को परियोजना रिपोर्ट, योजना निर्माण और तकनीकी सलाह देना। अगला है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। ये क्या है सर? तो राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न औद्योगिक और विकास योजनाओं के अंतर्गत ऋण एवं सब्सिडी का वितरण करना। सब्सिडी का नाम तो लोग जानता होगा, जानता है सर? गैस सिलेंडर उठाता है वो में सब्सिडी आता है। सरकार कितना चालाक है, तो सोचिए, आपसे पैसा ले लेगा और कुछ पैसा अपने पास रखेगा। बात समझ में आया? बात समझिए। अभी जमाना शेयर मार्केट का है, अभी जमाना शेयर मार्केट का है। तुरंत पैसा बढ़ जाता है, तुरंत पैसा घट जाता है। मैंने आपको समझाया था ना कि बैंकिंग प्रक्रिया किस प्रकार काम करती है। हमारे पैसे से वो हमको भी लाभ दे देती है और साथ ही साथ वो भी कमा लेती है, जितने भी बैंक होते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए सर, निर्यात प्रोत्साहन ये क्या है? तो राज्य के देखिए निर्यातोन्मुखी उद्योगों को विशेष वित्तीय सहायता और रियायतें प्रदान करना। जी अगला है बाबू बेरोजगारी को कम करना। नए उद्योगों और व्यवसायों को बढ़ाया जाएगा। देखिए जैसे जैसे नए उद्योग और व्यवसाय बढ़ेगा वैसे वैसे बेरोजगारी क्या होगा सर? कम होगा। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से रोजगार के अवसर क्या करना सर? उत्पन्न करना। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, एक और ये 4 क्वेश्चन है। व्यवसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। देखिए व्यवसायिक बैंकों के कार्यों की विवेचना करें। ध्यान दीजिएगा। व्यवसायिक बैंक वे वित्तीय संस्थान है जो आम जनता से जमा स्वीकार करते हैं और विभिन्न प्रकार के ऋण एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है, मैंने इसी में लिखा गया है, इसके कार्य हम मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांट दिए जाते हैं। एगो प्राथमिक कार्य, एगो सहकारी कार्य। एक्चुअली व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्य डायरेक्ट आपको किताब में 4 को दिया होगा। कौन कौन दिया है सर? तो ध्यान दीजिएगा। जैसे जमा राशि स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, एजेंसी सेवाएं, सामान्य उपयोगी सेवाएं, ये 4 को दिया है ना सर। ये 2 क्षेत्र में बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एगो प्राथमिक क्षेत्र और अप्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो जमा राशि स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। तो जमा राशि स्वीकार करना बचत खाता, चालू खाता और सावधि जमा के रूप में जनता से धन जमा कराता है। ऋण प्रदान करना नगद ऋण, देखिए ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटिंग, टर्म लोन आदि के रूप में धन उपलब्ध कराता है। ये देखिए हमारा ही पैसा जमा कर लेता है और हम ही को ही अलग अलग तरीकों से क्या करता है सर? लोन उपलब्ध करा देता है, ऋण उपलब्ध करा देता है। आगे देखिएगा। अब सहायक कार्य कौन कौन है? तो एजेंसी सेवाएं और सामान्य उपयोगी सेवाएं। ग्राहकों के लिए बिलों का भुगतान, चेक का संग्रह, बीमा प्रीमियम भरना, ब्याज प्राप्त करना, ये सभी एजेंसी के कार्य होते हैं। सामान्य उपयोगी सेवाएं क्या है सर? तो विदेशी मुद्रा विनिमय, क्रेडिट कार्ड, यात्री चेक, कोर बैंकिंग, नेट बैंकिंग आदि की सुविधा, ये सामान्य उपयोगी सेवाएं हमें बैंकिंग के माध्यम से क्या होती है सर? प्राप्त होती है। अब देखिएगा अभी के इसमें पॉइंट लिख दिया गया है। अतः व्यवसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में पूंजी के प्रवाह को सुचारू बनाते हैं, बचत को निवेश में परिवर्तित करते हैं और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जितने भी व्यवसायिक बैंक होते हैं। सबसे लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? राज्य के विकास में इसकी क्या भूमिका है, वर्णन करें। सहकारिता क्या है हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना सर, इसलिए बोलते हैं लघु उत्तरीय जितना ज्यादा हो सके याद कीजिए। देखिए सेम चीज ना इसमें मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। ये क्वेश्चन याद करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद। जहां लोगों को स्वेच्छा जुड़ते हैं और अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, ये चीज हमने ऊपर ही पढ़ा नहीं पढ़ा था ना सहकारिता में, वही चीज है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया गया है सर। इस सहकारिता का मूल तत्व क्या है? राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करिए। यानी राज्य के विकास में, आपके एग्जाम में आएगा बिहार राज्य के विकास में सहकारिता की क्या भूमिका है, ध्यान दीजिएगा। सहकारिता का मूल तत्व क्या है सर? तो स्वैच्छिक सदस्यता, समानता, पारदर्शिता, लोकतांत्रिक नियंत्रण और भी ध्यान दीजिएगा। और स्वैच्छिक सदस्यता क्या है सर? बिना बाध्यता के, बिना किसी झोल झमेला के, बिना किसी टेंशन के, सुनिएगा ध्यान सर, लोग मिलकर काम करते हैं। किसमें? सहकारिता में। समानता, हर सदस्य को बराबर अधिकार और वोट मिलता है, सबका एक समान अधिकार होता है। पारदर्शिता, सभी कार्य स्पष्ट और सचेत होते हैं, इसमें किसी प्रकार की भी चोरी चकारी नहीं होती है। आगे देखिएगा। लोकतांत्रिक नियंत्रण, सभी सदस्य मिलकर निर्णय लेते हैं। जी हाँ सर, इसमें सभी लोग स्वतंत्र होते हैं और सभी लोग जो निर्णय लेते हैं वही निर्णय कायम होता है और उसी पे सभी लोगों को क्या होता है सर? टिका रहना होता है। आगे देखिएगा। लाभ का समान वितरण, हाँ जितना भी रुपया लाभ होता है एकदम समान बढ़ता है, सभी लोगों में एक समान, एक बराबर बढ़ता है। आत्मनिर्भरता, सहकारिता क्या करता है सर? सभी महिलाओं को ज्यादातर
आत्मनिर्भर बनाता है। वही लिखा गया है, समूह स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करता है, किसी दूसरे की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, अगला टॉपिक क्वेश्चन करो, राज्य के विकास में इसकी क्या भूमिका है, ध्यान दीजिएगा। तो राज्य के विकास में सहकारिता की भूमिका क्या है, तो ध्यान दीजिए। सहकारिता ग्रामीण और राज्य के आर्थिक विकास का आधार है, जहां लोग स्वेच्छा यानी अपने मन से अपनी इच्छा के अनुसार जुड़ते हैं और अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है और वे लाभ में बराबर भाग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, जैसे देखिए, जैसे जैसे सहकारिता बढ़ती है, सक्रियता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक एकता में वृद्धि होती है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। क्वेश्चन क्या था, राज्य के विकास में सहकारिता की क्या भूमिका है, तो दिखाई दे रहा है राज्य की अर्थव्यवस्था क्या होती है, मजबूत होती है। जब राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो सहकारिता राज्य के विकास में अपना सहयोग कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है। आगे देखिएगा, यह रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए सहकारिता राज्य के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य के विकास में सहकारिता अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में महिलाएं किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाती हैं, वर्णन करें। ध्यान दीजिएगा सर, अभी जितने भी स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, जितने भी जीविकाएं चल रही हैं, सब में कौन शामिल हो रही हैं, खाली महिलाएं ही शामिल हो रहे हैं। इन सब में कितना सटीक लिखा गया है, स्वयं सहायता समूह, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको शॉर्टकट में क्या SHG भी बोला जाता है, में महिलाएं एक साथ मिलकर आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम योगदान देती हैं। ये महिलाएं नियमित रूप से छोटी छोटी बचत करती हैं और इसे मिलाकर जरूरतमंद सदस्यों को ऋण देती हैं। आप लोग देखते होंगे सर, उसमें क्या मिलता है, लोन मिलता है। आगे देखिएगा, इससे वे अपने छोटे व्यवसाय, खेती, पशुपालन या घरेलू उद्योग क्या करती हैं सर, शुरू करती हैं। किसमें, तो स्वयं सहायता समूह में। ठीक है, आगे टॉपिक लिखा गया है सर, महिलाएं समूह के निर्णय लेने, रिकॉर्ड रखने और ऋण वितरण में सक्रिय रहती हैं। यह उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। SHG यानी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वे सरकारी योजनाओं और प्रशिक्षण का लाभ भी पाती हैं, जिससे उनकी आय और जीवन स्तर क्या होता है सर, मतलब उसमें सुधार होता है, सुधर जाता है। सबसे लास्ट पॉइंट लिखा गया है, इन समूहों से महिलाओं में सहयोग, नेतृत्व और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। इससे न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आप देखिए सर, सभी गांव के लोग समृद्ध है, सभी गांव के लोग बढ़िया से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं स्वयं सहायता समूह का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जाकर देखिए सभी गांव में ये लोन वाला सिस्टम चालू हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ है सर, हो गया है ना। तो चलिए, पाठ यहीं पे खत्म होता है। तो इसी के साथ ठीक है, चलिए सर, तो पाठ का पूरा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। सभी लोग खूब बढ़िया से रच रच के राइटिंग में क्या कर लेंगे सर, लिख लेंगे और लिखने के बाद याद कर लेंगे। ओके, तो कल स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है, यही ना है, झंडा फहराई है, कौन है, झंडा फहराई है कि ना। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल नहीं बल्कि परसों, कल तो छुट्टी है ना सर, कल झंडा फहराई है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।